नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराएंगे। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब बहुत लोगों का एक सपना होता है। ये सपना उन लोगों के लिए होता है जो लोग तैयारी नहीं करते, जो लोग ये नहीं जानते हैं कि किस गवर्नमेंट जॉब का क्या सिलेबस होता है। जैसे बैंकिंग की जितनी भी जॉब होती है उनका सिलेबस अलग होता है। एसएससी, रेलवे और इनसे संबंधित जितनी जॉब होती है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, उनका सिलेबस एक होता है। रेलवेज़ में जो एग्ज़ाम्स आता है, सेम एसएससी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जीडी का, एसएससी जीडी का हो, या फिर एसएससी सीजीएल हो, एसएससी 10+2 हो, एसएससी एमटीएस हो, और एसएससी जितने भी एग्ज़ाम्स कराती है उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ये 4 टॉपिक पूछे जाते हैं। इनका एक सिलेबस होता है। मैथ का कितना पोर्शन आएगा, जीके का कौन सा पोर्शन आएगा, रीजनिंग का कौन सा पोर्शन आएगा और इंग्लिश का कौन सा पोर्शन आएगा। ठीक, जिसने ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 1 साल की मेहनत होती है, जिसने ये 1 साल की मेहनत देकर ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब सपना नहीं होता है। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 9 सिलेक्शन हुए थे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के। जब मेरी एक भी जॉब नहीं लगी थी तब तक मेरे लिए भी सपना था। बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए, बार बार फेल हो जाया करते थे। लेकिन जब ये सिलेबस मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक, उसके बाद मेरे 9 सिलेक्शन हुए। वो भी मैंने जब एग्ज़ाम देने बंद कर दिए, नहीं तो अगर मैं आज भी एग्ज़ाम देता तो मैं आज भी सेलेक्ट हो जाता। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों, तो मैंने आईबीपीएस बैंक पीओ क्लियर किया है, आईबीपीएस बैंक क्लर्क क्लियर किया है 2012 का। मैंने एफसीआई की 2012 की जो वैकेंसी थी उसमें मैं सिलेक्टेड था, वहाँ भी मैंने 1 साल वर्क किया है एफसीआई में। उसके अलावा मैं एएसएम जो 2012 का हुआ था, रेलवे का जो एग्ज़ाम था वो भी मेरा क्लियर हुआ था। मैंने 2 बार एसएससी 10+2 क्लियर किया है और 3 बार मैंने एसएससी सीजीएल क्लियर किया है। इसके अलावा भी मैंने कुछ अन्य गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म जो भरे थे वो भी मेरे सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, वो लेकिन मेरी जर्नी में ख़ास महत्व नहीं रखते हैं। गवर्नमेंट जॉब लगना जो लोग कहते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है, तो बहुत बड़ी बात होती है वो सिलेबस पढ़ना। तो दोस्तों, हम ये आशा करते हैं आप लोग मेहनत से तैयारी करेंगे। हम आपको इस चैनल के माध्यम से साल भर के अंदर वो सारा सिलेबस इतनी आसानी से, सरलता से आपको पढ़ा देंगे। अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब सपना नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं जीके से। ठीक है, ये जीके की पहली वीडियो है। हम जीके की एक के बाद एक स्टेप बाय सारी वीडियोस डालेंगे। इसी के पैरेलल हम मैथ भी शुरू करेंगे आपका। ये पोर्शन अगर आपने कर लिया, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश का, तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए सपना नहीं रह जाएगा। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं, पहली वीडियो है ये इस चैनल की। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है भारत का इतिहास। चलिए देखिए, भारत का इतिहास। भारत हमारे देश का नाम है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। भारत उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। यह 3 ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण, भारत के तीनों ओर समुद्र है, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण यह उपमहाद्वीप कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। देखिए, आपको मैप के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, देखिए जो बेसिक जानकारी होती है वो ये है कि पूरे जो पृथ्वी है इस पे 7 महाद्वीप हैं। तो उसमें से जो एक महाद्वीप है वो है हमारा एशिया महाद्वीप। ये जो हमने राउंड सर्कल किया है ये एशिया महाद्वीप का है। एशिया महाद्वीप में देखिए ये रूस है, रशिया, जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, देखिए ये है रशिया, ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, ये एरिया आ गया हमारा चाइना का। ठीक, और ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया हमारा हो गया भारत का। और ये छोटा सा ये श्रीलंका है। तो मेन आज हम बात कर रहे हैं भारत की। तो
ये देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत है। इस एशिया में, एशिया महाद्वीप में ये हमारे भारत की स्थिति है। ठीक, तो हमने क्या आपको समझाया कि भारत उत्तर में, ये उत्तर दिशा है, ये भारत की दक्षिण दिशा है, ये भारत की पूर्व दिशा है, ये भारत की पश्चिम दिशा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको क्या पढ़ाया है कि भारत उत्तर में हिमालय पर्वत, ये देखिए ये हिमालय पर्वत है, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हिमालय पर्वत का एरिया है। ठीक है, तो भारत उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। ये नीला नीला देख रहे हैं, नीला नीला पानी, ये नीला नीला कलर जो दिखाई दे रहा है, ये महासागर हैं। ठीक है, इनके बारे में भी आपको भूगोल वाला जब पोर्शन कराएंगे वहाँ अच्छे से और पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो ये तीन ओर से समुद्र से घिरा है। देखिए, ये इस ओर ये ज़मीन है, दूसरी ओर ये समुद्र है, इस तरफ भी समुद्र है और इस तरफ भी समुद्र है। इस तरह से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। अगर ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता तब इसको द्वीप कहा जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप। ठीक है, इस तरफ कौन सा, एक सेकेंड इनको पहले क्लियर कर देते हैं, देखिए और अच्छे समझाते हैं आपको। देखिए, इस तरफ कौन सा समुद्र है, अरब सागर। इस तरफ कौन सा समुद्र है, बंगाल की खाड़ी। इस तरफ कौन सा समुद्र है, हिंद महासागर। तो ये तीन ओर से सागरों से घिरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है। ये वाला पोर्शन घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है और नीचे से भी घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप। हम दोस्तों आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आपको। ये देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया, ये छोटा सा ग्रीन ग्रीन, और ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, द्वीप। जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसको कहते हैं द्वीप। ठीक है, ये देखिए, ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसमें छोटे 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 कई सारे द्वीप हैं, ये द्वीप समूह है। ये देखिए, ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ये क्या है, द्वीप समूह, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे होते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी आकृति है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, उसको क्या बोलते हैं, महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप समझ में आ गया आपको। छोटा होगा तो द्वीप कहलाएगा, और जो तीन ओर से घिरा हुआ है वो उपमहाद्वीप कहलाएगा। महाद्वीप क्यों कहला रहा उपमहाद्वीप, क्योंकि ये बड़ा एरिया है। भारत जो है वो विशाल विशाल देश है। ये देखिए, इसके सामने बहुत छोटे छोटे से हैं, तो ये द्वीप कहला रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ाइए स्लाइड को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के इतिहास के बारे में। भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश कहा गया है। महाकाव्यों में और पुराणों में इसको क्या कहा गया है, भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष का क्या मतलब है, भरत का देश। ठीक है, माना जाता है कि भरत हमारे पूर्वज थे पुराणों और महाकाव्यों के आधार पर। ठीक, इसके बाद यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने, ये मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा है, भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान। तो यूनानियों ने क्या कहा है, भारत को इंडिया। ठीक है, यूनानियों ने क्या कहा है, इंडिया, और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा, इसको हिंदुस्तान या हिंद देश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए सवाल आता है, मैं पहले भी कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया था जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो वो लोग मुझसे पूछा करते थे कि ये यूनानी कौन है, ये यूनान देश कहाँ है, ये थोड़ा सा सर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, आइए इसको भी नक्शे के जरिए से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा इंडिया, इसको देख पा रहे हैं। अब इससे हम जाते हैं थोड़ा सा दूर, पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की,
ये देखिए, ये देश ग्रीस, आज की डेट में से ग्रीस कहा जाता है, ठीक है। तो जहाँ ये ग्रीस है, यहाँ यूनान साम्राज्य का गढ़ हुआ करता था। और यूनान साम्राज्य क्या था, ये सारे द्वीप मिलकर यूनान देश की रचना करते थे। प्राचीन काल में ये सारे द्वीपों का जो समूह था वो यूनान देश कहलाता था। यहाँ का महान राजा था जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सिकंदर महान। आगे आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे अगर आपने नहीं सुना है तो। देखिए, सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है, ठीक है। सिकंदर को महान इसलिए कहा जाता है कि उसने यहाँ से लेके जितने देश थे इन सब पर कब्जा कर लिया था, इन सब को हरा दिया था। ये जितने देश हैं, ये देखिए इस एरिया में कितने सारे देशों के नाम लिखे हुए हैं। इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सारे देशों पर उसने कब्जा कर लिया था, इन सारे देशों को परास्त कर दिया था। कितनी एज में, मात्र 25 साल की अवस्था तक। और यहाँ से आक्रमण करते 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 वो कहाँ एंटर हुआ था, यहाँ भारत में भी। यहाँ उसका युद्ध हुआ था पोरस के साथ। पोरस और सिकंदर का युद्ध आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ ये जो साम्राज्य था, ये पूरा यूनान साम्राज्य कहलाया करता था। तो ये जो यूनानी लोग थे, यूनान साम्राज्य के जो लोग थे, ये लोग भारत को क्या कहते थे, इंडिया। इन लोगों ने सबसे पहले इंडिया कहा था। और आज की डेट में भारत का जो नाम है क्या है, इंडिया कहा जाता है। तो वो यूनानियों ने ही सबसे पहले इसका संबोधन किया था, ठीक है। इस फैक्ट को याद रखिएगा और यूनान देश की स्थिति को भी याद रखिएगा। ये पूरा यूनान साम्राज्य में आता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके आप नोट्स बनाते चलिएगा अपने, ठीक है। और बेस्ट तरीका रहेगा कि एक बुक भी ले लीजिए, लूसेंट है। मैंने भी लूसेंट किताब पढ़ी थी अपनी, जब मैं तैयारी कर रहा था। लूसेंट बेस्ट बुक रहती है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो लूसेंट भी आप ले लेंगे तो वो भी बेस्ट रहेगी। और आप नोट्स उतारना चाहते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़िया है, इसको भी आप उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। चलिए, भारतीय इतिहास को हम अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से वो भाग हैं? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वो 4 स्रोत कौन से हैं? पहला है धर्म ग्रंथों द्वारा, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथों द्वारा, तीसरा है विदेशियों के विवरण द्वारा, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों द्वारा। देखो, धर्म ग्रंथ जैसे जैसे हमारे ऋग्वेद हो गए, सामवेद हो गए, जातक कथाएं हो गई, ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथ कौन से हैं? जैसे अष्टाध्यायी, महाभाष्य। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जागा होगा, कुछ लोगों के मन में, कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ में अंतर क्या है? भाई, धर्म ग्रंथ भी तो ऐतिहासिक हैं और ऐतिहासिक ग्रंथ जो है वो भी तो धर्म ग्रंथ होंगे। देखिए, कॉमन फैक्ट क्या है कि जो धर्म ग्रंथ हैं वो ऐतिहासिक हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो धर्म ग्रंथ हो, ठीक है। जैसे धर्म ग्रंथ कौन से थे? जैसे हमारे जो वैदिक धर्म से संबंधित जो धर्म ग्रंथ लिखे गए थे धर्म के लिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण लिखे गए थे, ये सब धर्म ग्रंथ कहलाते हैं। इसके अलावा जैसे बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है? जातक कथाएं। जातक कथाओं में हमें भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये धर्म ग्रंथ हो गए जिससे धर्म की जानकारी मिलती है। लेकिन ऐतिहासिक ग्रंथ कौन से होते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ वो होते हैं जब प्राचीन काल में जो राजा होते थे तो उनके यहाँ पर लेखक और कवि होते थे, दार्शनिक हुआ करते थे दोस्तों। तो वो लोग क्या करते थे, उस समय जो राजा का राजपाट होता है, उस समय का जो समाज है, समाज के जो संस्कृति है, समाज का क्या रहन सहन है, राजपाट के क्या नियम हैं, तो वो सब वो लिखा करते थे, ठीक है। अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा करते थे, नाटकों में के द्वारा उस समय के समाज के बारे में बताया करते थे। जैसे आज आप पिक्चर देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में आज के समाज को दिखाया जाता है,
ठीक है, आप आज की समाज को लेकर जो आर्टिकल्स देखते हैं, ठीक है, जो लेख लिखे जाते हैं, उससे हमें आज के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो उस समय भी आर्टिकल लेख लिखे जाते थे लेखकों द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, ठीक है, राजकवियों के द्वारा। तो वो क्या कहलाएंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ। वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वो उस समय के समाज के बारे में बता रहे हैं। तो समझ में आ गया ऐतिहासिक ग्रंथ और धर्म ग्रंथ में अंतर क्या है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य। अब इनके बारे में हम विस्तार से आपको और बताएंगे, ठीक है। तीसरी हमें स्रोत कौन सा है? विदेशियों के विवरण से। जो विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आते थे, तो उनके द्वारा जो विवरण लिखा जाता था, वृत्तांत लिखे जाते थे। वृत्तांत क्या होता है? जो विवरण में एक मोटी सी पुस्तक लिखी जा रही है, ठीक है, उसको वृत्तांत बोल देते हैं, ठीक है। तो जो वृत्तांत लिखे जाते थे विदेशी यात्रियों के द्वारा, तो उसके द्वारा भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। जो प्रसिद्ध वृत्तांत है, जैसे हिस्टोरिका हो गई, एक बुक है, भारत का भूगोल, ये भी एक प्रसिद्ध विदेशियों का विवरण है। इसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है इतिहास की। चौथा जो है वो स्रोत क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों द्वारा। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कौन से हो गए? जैसे अभिलेख, स्तंभ लेख। इन पर अभी अभिलेख स्तंभ लेख क्या होंगे? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं, लेकिन अभिलेख स्तंभ लेख मतलब क्या हुआ? देखिए, पहले क्या होता था, पेज का जो आज आप पेज पर लिख लेते हैं, ये लैपटॉप का सहारा लेते हैं हम, पीपीटी का सहारा लेते हैं, जो डिजिटलाइजेशन हो गया है या पेज का जो आविष्कार हुआ है, ये सब प्राचीन काल में नहीं हुआ था। तो प्राचीन काल में क्या होता था, जैसे ताड़ वृक्ष के पत्ते हुआ करते थे, ठीक है, ताड़ का पेड़ जो है उसके जो पत्ते होते थे उसको सुखाकर उस पर लिखित साक्ष्य लिखे जाते थे। तो वेद पुराण जो कथाएं होती थी उस समय के समाज के बारे में, वो पत्तों पर लिखा जाता था। लेकिन चूंकि ये धीरे धीरे करके समय बीतता गया, ठीक है, और महाजनपद काल आया, राजाओं का दौर आया, धीरे धीरे करके नई नई चीज़ों का जानकारियाँ आगे बढ़ती चली गई। तो उन्होंने फिर एक नई टेक्निक ईजाद करी कि क्यों ना इनको हम पत्तों की जगह पत्थरों पर लिखें। उससे भी फिर वो लोग आगे बढ़े, उन्होंने धातुओं पर लिखना शुरू करा। तो स्तंभ लेख क्या होते हैं? जो स्तंभ नुमा आकृति, ऐसे लंबी एकदम, धातु की भी हो सकती है, वो पत्थर की भी, चट्टानों की भी हो सकती है, बड़े बड़े पत्थर चट्टानों की वो लंबवत जो आकृति रहती है, उस पर जो लेख लिखे जाते हैं स्तंभ के रूप में। जो धातु है या जो चट्टान का टुकड़ा है या बड़ा सा पत्थर है जो स्तंभ के रूप में है, उस पर जब लिखा जाता है उसको स्तंभ लेख कहा जाता है। अभिलेख किसे कहा जाता है? अब अभिलेख जो होगा वो इस तरीके से होगा, जैसे ये, एक सेकंड रुको, ये देखिए, जैसे ये, अब इस पर हम कुछ लिख दें, ठीक है, ये एक तस्तरी नुमा है, ये देख रहे हैं, ये तस्तरी नुमा है, ठीक है, ये देखिए, ये तस्तरी नुमा है। अब ये या तो मैट धातु की होगी या ये पत्थर की होगी, तो इस पर जो लेख लिखे गए वो क्या कहलाते हैं? अभिलेख। तो जो स्तंभ के रूप में होगा वो क्या कहलाएगा? स्तंभ लेख। और जो तस्तरी नुमा पत्थर का या धातु का रहेगा उसको क्या कहा जाएगा? अभिलेख, ठीक है। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हमें किससे मिलते हैं? अभिलेखों द्वारा, स्तंभ लेखों द्वारा। और अन्य उस समय के जो खुदाई के दौरान हमें सिक्के मिले, पत्थर मिले, उनके द्वारा भी, कंकालों के द्वारा जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो एक एक करके हम धार्मिक ग्रंथ हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, विदेशियों का विवरण हो गया, ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हुए, इनको अब हम विस्तृत बात करते हैं। आइए चलिए आपको और अच्छे से पढ़ाते हैं। धर्म ग्रंथों एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नलिखित हैं। क्या क्या है, एक एक करके बात करते हैं हम। चलिए देखिए, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। ये देखिए, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास को माना जाता है। ये 2 बार मेरे एग्जाम्स में आया था, 2 अलग अलग एग्जाम्स में, उसमें मैंने नंबर मिले थे क्योंकि मैं पढ़ कर गया था। तो ये सारा जो मटेरियल है वो सेलेक्टेड मटेरियल है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। ये सब एग्जाम्स में आया है और बार बार आता रहेगा।
ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक एग्जाम्स का ना एक सेलेक्टिव क्या बोलते हैं उसको, एक पोर्शन होता है, एक सिलेबस होता है। हम आपको बिल्कुल सेलेक्टिव सिलेबस करा रहे हैं। आपने अगर उसको ध्यान से पढ़ लिया और साल भर मेहनत कर ली, ठीक है, हम आपको साल भर तक पढ़ाएंगे, एकदम फ्री पढ़ाएंगे, कोई सब्सक्रिप्शन रहेगा, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं आपसे लिया जाएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे। आपने अगर पढ़ लिया, साल भर मेहनत कर ली, तो समझ लीजिए कि आप जिस चीज़ का सपना देख रहे हैं वो साकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जिसके संकलनकर्ता, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? कृष्णदेवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहला हम बात करते हैं ऋग्वेद की। चलिए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब इम्पोर्टेंट है, सब पूछा जाता है। इसको लिख लिख कर चाहे तो नोट्स बना लीजिए, या मैंने बताया था लूसेंट आप ले सकते हैं, एक ऑथेंटिक बुक है तैयारी करने के लिए, एसएससी रेलवे वगैरह की, आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, और बेहतर है कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं इनको नोट्स अगर आप बना लें तो और अच्छा है। देखिए, इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत कहा जाता है। जो वेदों को पढ़ने वाला, इनकी ऋचाओं को जो पढ़ने वाला ऋषि होता है उसको क्या कहते हैं? होत कहते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक जीवन एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, वेदों के द्वारा क्या मिलती है? आर्यों का जो राजनीतिक जीवन था और उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, वेद कैसे थे, ये देख रहे हैं आप, ये गड्डी लगी हुई है पेजों की, ये ताड़ वृक्ष जो होता है, ठीक है, जो ताड़ वृक्ष है उसके पत्ते हैं, सूखे पत्ते, उस पर प्राकृतिक वनस्पतियों द्वारा जो क्या बोलते हैं, कलर जो होते हैं, फूल पत्तियों के जो कलर होते हैं उनसे लिखा जाता था ताड़ के पत्तों पर। ठीक है, ये ओरिजिनल प्रति है वेद की। ठीक है, ये ऋग्वेद की ओरिजिनल प्रति है। देखिए, संस्कृत भाषा में, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, और बड़ा कर देते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाए। ये देखिए, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तब और काफ़ी सारे इस पर आपको फ़ोटो मिल जाएंगे इसके। ये देखिए, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ये वेद की ओरिजिनल प्रति है, ये ताड़ का पत्ता है, ये देख रहे हैं, ये ताड़ का पत्ता है, कागज़ नहीं है। ठीक है, तो अब तो खैर काफ़ी सारी बुक्स बनाई जा चुकी हैं, वेदों, अलग अलग वेदों की, पुराणों की, सबको जो है किताबों का रूप दे दिया गया है। चलिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋग्वेद से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अगर 2025 में एसएससी एग्ज़ाम ले रही है तो किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आना है। सभी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन किसी न किसी एग्ज़ाम में आएगा। आपको सभी फॉर्म भरने हैं, एक जॉब चाहिए, 1 नंबर यहाँ से पक्का है। ठीक है, क्या है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में है। इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र द्वारा रचित है। इसके रचयिता विश्वामित्र है। तो कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? कौन से मंडल में बताएंगे आप? 3रे मंडल में है। अब बात करते हैं इसके 9वें मंडल की। तो इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो कैसे पूछा जाएगा? 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? ऑप्शन दे देगा, देवता सोम, सूर्य देवता, वायु देवता, वरुण देवता, अलग अलग ऑप्शन दे देगा। आपने पढ़ रखा, आप लगा देंगे देवता सोम। 8वें मंडल की बात करें, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ये भी मेरे एग्जाम में आया था। ठीक है, अगली बात करते हैं हम चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल, बहुत इंपॉर्टेंट, 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त ये किससे संबंधित है? ऋग्वेद के कौन से मंडल से संबंधित है? 10वें मंडल से संबंधित है।
ठीक है। पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? 10वें मंडल से संबंधित है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ब्रह्मा के क्रम से ये चारों माने जाते हैं। इस क्या बोलते हैं, ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है इसमें बताया गया है कि ये चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ब्रह्मा के क्रम से मुख से, भुजाओं से, जांघों से और चरणों से उत्पन्न माने जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो पूछा था पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? यह चातुर्वर्ण समाज की जो कल्पना है उसका स्रोत किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। ठीक है, तो इसको भी आप याद करिएगा, इसके नोट्स बना कर रखिएगा। ठीक है। बाकी ये जो दिया हुआ है इसमें कि हम आपको जानकारी दे देते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं, ऐसा नहीं है कि ये ब्रह्मा जो भगवान हैं उनके मुख से और भुजाओं से और जांघों से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, ये उस समय के लोग माना करते थे, लेकिन अब भारत में संविधान लिखा जा चुका है, सभी लोग बराबर हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी के कोई चरणों से पैदा कोई नहीं हुआ है, कोई मुख से पैदा नहीं हुआ है, कोई भुजा से पैदा नहीं हुआ है, कोई जांघों से पैदा नहीं हुआ है, सब अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल क्योंकि इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। ऐसा मत सोचिए कि सर तो ये बता रहे हैं तो ये सच होगा, नहीं नहीं, ये इतिहास में लिखा हुआ है इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इतिहास में काफ़ी चीज़ें उस समय के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से लिखी जाती हैं, उस समय के लोग ऐसा सोचते थे, ऐसा मानते थे, तो वो आपको पढ़ाया जा रहा है कि उस समय के लोग क्या मानते थे। आज लोग, भाई साइंस का ज़माना है, आज लोग जानते हैं कि लोग कैसे पैदा होते हैं। ठीक है, सभी लोग बराबर होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। धर्मसूत्र। धर्मसूत्र 4 प्रमुख वर्णों, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य है, इनकी स्थितियों की बताता है। इनकी स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों की स्पष्ट जानकारी देता है। तो धर्मसूत्र क्या करता है? इन सारे वर्णों की, जो 4 वर्ण हैं, इनकी जो स्थिति, किस वर्ण की क्या स्थिति होगी समाज में, कौन सा वर्ण क्या व्यवसाय करेगा, कौन से वर्ण को विशेषाधिकार होंगे, ये सारी जो चीज़ें बताता है वो क्या बताता है? धर्मसूत्र। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा अब तक ऋग्वेद। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। देखिए, यहाँ हम आपको मेन हिस्ट्री की शुरुआत कैसे है, फाउंडेशन कैसे है, पहले वो बता रहे हैं। बाकी जितने भी ये यजुर्वेद हैं, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनकी जो विस्तृत जानकारी है ये हम आपको जब वैदिक धर्म पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट, उसमें ये डिटेल से और पढ़ाएंगे फिर से। ठीक है, तो अभी हम आपको एक सार बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, यजुर्वेद पहला क्या था? ऋग्वेद, उसके जो फैक्ट थे वो हमने आपको बता दिए। अब यजुर्वेद क्या है? यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों ही में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सामवेद की क्या विशेषता है? इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, सामवेद में जितने भी उस समय गीत संगीत जो सुर हुआ करते थे, उसकी सारी जानकारियाँ जो संकलित है वो सामवेद में संकलित है। इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की क्या विशेषता है? इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, ठीक है, जितने भी कर्म कांड थे, ठीक है, और जो मनुष्य द्वारा विश्वास और अंधविश्वास माने जाते हैं, उन सब का वर्णन है। तो अथर्ववेद में मुख्यतः क्या है? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, कर्म कांड, अंधविश्वास, जो उस समय के मनुष्य को जो विश्वास थे, तो उसके बारे में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो अथर्ववेद में लिखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वेदों के अलावा अन्य भी धर्म ग्रंथ रहे हैं, तो उन पर भी हम चर्चा करते हैं। जैसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है पुराण। पुराणों की क्या विशेषता है? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसका? ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? पुराणों में। ठीक है, इसके रचयिता किसको माना जाता है? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा।
लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा को वेद पुराणों का जो है रचयिता माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। इनमें से केवल 5 पुराणों में, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, इन 5 पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। जो उस समय प्राचीन काल के जो राजा थे उनका जो वंशावली थी, किसका बेटा कौन था, उसके पिताजी कौन थे, उनके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, तो उनकी जो वंशावली जो चली आई है उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? पुराणों से। और पुराणों में भी किन 5 पुराणों से मिलती है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण। ठीक है, इनमें हमें वंशावली पाई जाती है। याद रहे, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। ठीक है, पुराण की किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र, इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे भी पुराण सुन सकते थे। स्त्री और पुरुष को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। जिन स्त्री पुरुष को, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। ठीक है, मंदिर जो होते थे वहाँ जो पुजारी रहते थे उस समय वो पुराणों का पाठ किया करते थे। और जो स्त्री पुरुष जो स्त्रियां और जो शूद्र वेद नहीं सुन सकते थे, वेद पढ़ नहीं सकते थे, वो पुराण सुन सकते थे। ठीक है, चलिए देखिए, पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी। जैसे पहले ज़माने में क्या था कि जो शूद्र, जिनको समाज में उस समय शूद्र की कैटेगरी में रखा गया था, वो वेदों को पढ़ नहीं सकते थे, वो वेदों को सुन भी नहीं सकते थे। अगर वो सुन लेते थे तो ऐसा माना जाता है कि उनके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। ठीक है, अगर वो वेदों का उच्चारण कर लेते थे तो उनकी जीवा काट दी जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके का काफ़ी क्रुअल्टी शूद्रों के साथ उस समय हुई थी। एक पर्टिकुलर लोगों, इंसानों के वर्ग को शूद्र बनाकर उनके साथ काफ़ी क्रुअल्टी उस समय हुई थी। लेकिन अब जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, संविधान लिखा जा चुका है, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें अब समाज से, इस तरह की कुरीतियाँ हट गई हैं। ठीक है, ये हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सब इतिहास में लिखा हुआ है, तो आपको ये जानना जरूरी है हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ था। आगे बढ़ते हैं। स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं? जैसे हमारे देश का इस समय संविधान है, तो उस समय भी कोई संविधान रहा होगा एक विशेष काल में। उस काल के जो राजा थे तो वो अपने देश को किस नियम पर चलाएंगे, तो उसको स्मृति ग्रंथ बोलते थे। जैसे स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना गया है मनुस्मृति को। ठीक है, मनुस्मृति जो है उसको इतिहास सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना गया है इतिहास की दृष्टि से। ठीक है, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति किस काल का है? शुंग काल का। ये ध्यान रखिएगा, ये पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, शुंग काल जब था तो मनुस्मृति उस समय के संविधान था। मनुस्मृति के हिसाब से ही उस समय सारा समाज चलाया जाता था। जैसे आज भारत के संविधान के आधार पर चलाया जाता है, तो शुंग काल का जो समाज था वो मनुस्मृति के आधार पर चलता था। आगे बढ़ते हैं। नारद स्मृति, इसके बारे में क्या है? यह गुप्त युग के विषय की जानकारी प्रदान करता है। गुप्त युग से ऐसा मत सोचना कोई खुफिया काल रहा होगा, ऐसा नहीं है। ये गुप्त वंश था, उनका टाइटल था गुप्त। ठीक है, तो जो गुप्त काल है उसकी जो उस समय की जो संविधान था, एक तरह से मानिए, तो वो क्या था? नारद स्मृति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नारद स्मृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से। मनुस्मृति किससे संबंधित है? पुष्य शुंग काल से। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जातक कथाएं। देखिए दोस्तों, जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध, ये देखिए, ये महात्मा बुद्ध हैं। इन्होंने जो वैदिक काल में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये जो 4 कैटेगरी कर दी गई थी, और महिलाओं को जैसे पढ़ने के अधिकार नहीं थे, शूद्रों को पढ़ने के अधिकार नहीं थे, व्यवसाय के अधिकार नहीं थे, और समाज में उस समय
तरह तरह की कुरीतियाँ फैली हुई थी, तो इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इन्होंने समाज को एकता का संदेश दिया था। इन्होंने समाज को बताया था कि सभी मानव समान हैं। ठीक है, इनकी शिक्षाओं के बारे में और इनके बारे में हम आपको आगे विस्तार से पढ़ाएंगे। तो अभी ये ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है? जातक कथा है। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला ग्रंथ आता कथा वस्तु। देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान। तो एशिया जो महाद्वीप हमने आपको भी दिखाया था नक्शे में, तो एशिया महाद्वीप में लगभग 20 से भी अधिक देश हैं जिनमें बौद्ध धर्म माना जाता है। तो वहाँ कौन सी शाखा मानी जाती है बौद्ध धर्म की? महायान शाखा। ये कौन सी शाखा है? हीनयान, ये दूसरी शाखा है। बौद्ध धर्म की दो शाखा है, महायान और हीनयान। तो कथा वस्तु हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। कथा वस्तु में क्या है? इसमें बौद्ध धर्म की शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र था वो कथा वस्तु में अंकित किया गया है। वहाँ कथा वस्तु के द्वारा हमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की पूरी जानकारी मिलती है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। इसका क्या मतलब हुआ कि उस समय के जितने कथावाचक थे तो उन्होंने जितना ही महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखा है और उन कथावाचकों से महात्मा बुद्ध के किस तरह के संबंध थे, किन राजाओं से महात्मा बुद्ध के क्या संबंध थे, ठीक है, किन को किस तरह की शिक्षाएं दी थी। माना जाता है कि जिस समय महात्मा बुद्ध थे तो उस समय के जितने भी राजा थे, ठीक है, वो सब महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद बौद्ध धर्म को उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। महात्मा बुद्ध के वो लोग अनुयायी बन गए थे। उस समय के जितने भी ऋषि हुआ करते थे, जो ये मानकर चलिए जो शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की जो बड़ी बड़ी जानकारियाँ रखा करते थे, जो बहुत बड़े ऋषि माने जाते थे, वो भी महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद उनके अनुयायी बन गए थे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में अगर आपको जानना है तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा। यूट्यूब पर मूवीज़ हैं उनके बारे में, उनको आप देखेंगे तो पता चलेगा। ये इनको ऐसे ही महामानव नहीं बोला जाता, इतने देशों में इनकी पूजा ऐसे ही नहीं होती है। ये इतिहास में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। ठीक है, आज भी इन्हें समानता और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो धर्म ग्रंथ है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसका क्या नाम है? कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे मिलता है हमें? कल्पसूत्र से। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे मिलता है? कल्पसूत्र से, याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा जो ग्रंथ इंपॉर्टेंट है वो है भगवती सूत्र। ये किससे संबंधित है? ये भी जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र में हमें क्या मिलता है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जैन धर्म के जो भगवान माने जाते हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी भी उस समय जो महावीर स्वामी का काल था उस समय इन्होंने भी समाज की जो भेदभाव की कुरीतियाँ थी, समाज में जो असमानता थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लोगों को समानता की शिक्षा दी थी भगवान बुद्ध की तरह ही। ठीक है, इन्होंने भी समाज को एक जीने का एक सही दिशा दिखाने का उस समय काम किया था। ठीक है, बहुत सारी कुरीतियों को इन्होंने अपने विचारों के द्वारा समाप्त किया था। समाज में एकता और समानता और सद्भावना के लिए इन्होंने बहुत सारे भाई अपने विचार व्यक्त किए थे समाज के बीच में प्रवचनों द्वारा। बहुत इन्होंने अपनी जितने प्रवचन दिए थे उसमें इतनी शिक्षाएं इन्होंने दी थी जिससे समाज एक, उस समय का जो समाज है वो एक उन्नति की दिशा में और अग्रसर हुआ था, उन्नति की दिशा की ओर अग्रसर हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो भगवान है इनका भी इतिहास में एक अलग स्थान है। ठीक है, तो इनके बारे में, इनके जीवन कृत्यों
तथा इनके जो समकालिक जो राजा थे उस समय के जो दार्शनिक थे उनके साथ इनके कैसे संबंध थे, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? भगवती सूत्र से। देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कथा वस्तु से हमें क्या मिलता है? भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र और उनके जो समकालिक थे उनसे कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से उस समय के जो विद्वान थे उनसे क्या भगवान बुद्ध के संबंध थे, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? कथा वस्तु से। और भगवती सूत्र से क्या मिलती है? हमें सेम जानकारी मिलती है महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, तो कथा वस्तु और भगवती सूत्र ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको क्लियर कर देते हैं। ये धार्मिक ग्रंथ समाप्त हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ की। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में हमने बताया था ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होते हैं कि जो प्राचीन काल के जितने राजा थे, तो उस समय के जो दार्शनिक होते थे या लेखक होते थे, तो वो लोग उस समय के समाज के बारे में, राजा के बारे में, राजपाट के बारे में जितने भी विचार व्यक्त करते थे, तो उससे हमें उस समय के समाज की एक पूरी की पूरी पृष्ठभूमि दिखाई देती है। तो इन पुस्तकों से हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उनकी यहाँ चर्चा की गई है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। चाणक्य को क्या कहा जाता है? कौटिल्य। दूसरा और क्या प्रसिद्ध नाम है इनका? विष्णुगुप्त। तो इतिहास में विष्णुगुप्त किसे कहा गया है? चाणक्य को। कौटिल्य किसका उपनाम है? चाणक्य का। ठीक है, याद रखिएगा। जो अर्थशास्त्र है यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है, ये भी याद रखिएगा। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मौर्य काल के जो जानकारी मिलती है वो हमें किससे मिलती है? अर्थशास्त्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजत रंगड़ी अगली पुस्तक है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगड़ी है। इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? रजत रंगड़ी से। संस्कृत साहित्य, रजत रंगड़ी किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम, जो सबसे पहला होता है, सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे छोटा, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहला चीज़, सबसे लंबा क्या है विश्व का, सबसे बड़ा डैम कौन सा है भारत का, ठीक है, सबसे लंबी मीनार कौन सी है, सबसे छोटे से छोटा डैम कौन सा है भारत का। ठीक है, तो ये जो जिस पे सर्वप्रथम आ जाए, जिस भी चीज़ पे सर्वप्रथम लिखा जाए, वो समझ लो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो क्रमबद्ध, इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास था वो किसने किया था? कल्हण ने। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? रजत रंगणी। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगली पुस्तक है चचनामा। अरबों की सिंध विजय का वृतांत हमें चचनामा से मिलता है। चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अरबों की सिंध विजय, अब ये अरबों क्या है? ठीक है, हमने यूनानी पढ़े थे। यूनानी कहाँ से आए थे? यूनान देश से। ठीक है, ग्रीस जहाँ है, ग्रीस से लेकर इंडिया तक पूरा यूनान साम्राज्य था। लेकिन ये अरब लोग कौन हैं? ठीक है, नाम आपने सुना होगा, सऊदी अरब। ठीक है, आइए आपको नक्शे के द्वारा हम अच्छे से समझाते हैं। सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, ये सब सुना होगा आपने। नहीं सुना तो अब हम आपको नक्शे के द्वारा इन सब चीज़ों को दिखा देते हैं एक बार फिर से। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा इंडिया है। ये वाला जो साम्राज्य था, ठीक है, ये जो द्वीप समूह थे, ये क्या थे? यूनान देश। ठीक है, और ये पूरा एरिया यहाँ तक, ये पूरा एरिया,
ठीक है। और इसके साथ साथ ये वाला पूरा एरिया भी यूनानियों ने क्या करा था, जीत लिया था। ठीक है, तो ये तो हो गया यूनान साम्राज्य की बात। अब हम बात करते हैं अरबों की। ये देख रहे हैं आप सऊदी अरब, ठीक है, ये वाला एरिया, यमन, ओमान, यूएई, तो ये इजिप्ट, इस तरफ का ये जो एरिया है, ये एरिया के लोगों को कहा जाता था अरब। ठीक है, ये इनकी जो भाषा थी वो थी अरबी भाषा, इस कारण से इन लोगों को अरब कहा जाता था, अरब कंट्री। आज भी इन्हें क्या बोला जाता है, अरब, अरब कंट्री बोला जाता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया। तो ये लोग जब भारत आते थे तो कैसे आते थे, समुद्र के रास्ते आते थे, ये समुद्र है। ठीक है, तो समुद्र के रास्ते जहाज़ों द्वारा भारत आते थे। दूसरा, इस रास्ते से भारत आते थे। ठीक है, जमीन के रास्ते से भारत आते थे हमला करने के लिए, व्यापार करने के लिए भी आते थे और आक्रमण करने के लिए भी आते थे। ठीक है, तो अरबों ने ये जो एरिया है, जो पाकिस्तान, पहले जो पाकिस्तान था वो भारत का हिस्सा था। ठीक है, 1947 से पहले जब पार्टीशन नहीं हुआ था, तो उससे पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। तो जो सिंध का एरिया है वो ज़्यादातर एरिया पाकिस्तान में है। ये वाला एरिया जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, राउंड राउंड हो रहा है, तो इस एरिए पे अरब लोगों ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, ठीक है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है दोस्तों, चचनामा से। चचनामा, अरबों की सिंध विजय का बारे में जो जानकारी मिलती है वो चचनामा से मिलती है। मैंने बताया था वृत्तांत क्या होता है, वृत्तांत होता है जो लिखा गया है उसको वृत्तांत बोल देते हैं। ठीक है, जो लिखा गया है पूरा, किस तरह से हमने जीता, क्या राज्य था, वो जो पूरा लिखा गया है उस पुस्तक को क्या बोल देते हैं, उस लेख को बोल देते हैं वृत्तांत। ठीक है, चलिए, तो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा। ठीक है, चचनामा है, इसके लेखक कौन थे, अली अहमद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम, मैंने कहा था ना जो सर्वप्रथम हो, प्रथम हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। जो आप व्याकरण पढ़ते हैं उसका सोर्स क्या है, मूल क्या है उसका, हिंदी की व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो उसका जो सोर्स है, उसका जो ओरिजिन है, वो पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। इससे मौर्य साम्राज्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी मिलती है। तो अष्टाध्यायी से हमें क्या जानकारी मिलती है, जो मौर्य वंश है, मौर्य काल था, उसकी भी जानकारी मिलती है और मौर्य युग से पहले की जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्य समाज से पहले की जानकारी का इतिहास भी मिलता है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। गार्गी संहिता, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो ज्योतिष ग्रंथ पूछ लेगा कौन सा है, वो है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के लेखक कौन थे, कात्यायन। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यार अब ये यवन कौन है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हम आपको आगे विस्तार से पढ़ाएंगे। आपने पढ़ा यूनानी कौन थे, नक्शे में दिखाया, आइए एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए यूनानी कौन थे, ये लोग यूनानी थे। ठीक है, क्लियर करते हैं फिर से। ये लोग कौन थे, यूनानी। ये लोग कौन थे, अरब। ठीक, ये क्या है हमारा, इंडिया। ठीक है, अब यवन कहाँ है, वो आए थे मिडिल ईस्ट से, मतलब मध्य एशिया से। ये जो एशिया है, ये एशिया पूरा एशिया है। ठीक है, ये एशिया हो गया। तो एशिया का मध्य हिस्सा कौन सा हो गया, इधर का। तो मध्य एशिया, इस एरिए में, इस एरिए से कौन लोग आए थे, यवन लोग। ठीक है, यहाँ भारत में एंट्री करी थी इन्होंने, भारत पर हमला किया था, यवनों द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो हाँ, तो गार्गी संहिता के बारे में बात कर रहे थे। तो इसके लेखक कौन थे, कात्यायन। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक आया उधर से, इधर से
क्या क्या पढ़ाया था अभी? इस भारत की इस दिशा में जाइए। कौन सी दिशा है ये? कौन सी दिशा है? पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर कौन लोग हो गए? यूनानी। थोड़ा सा नीचे आएंगे, पश्चिम दक्षिण की ओर। पश्चिम, इधर पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, इधर कौन लोग हो गए? अरब लोग। ऊपर की तरफ जाइए, उत्तर पश्चिम, मध्य एशिया की तरफ, वहाँ कौन थे? यवन लोग। नक्शे में दिखाया था, एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आगे पढ़ाएंगे इसको, विस्तार से पढ़ाएंगे। तो अभी ये चीज़ जानना ज़रूरी है, यवन कौन थी, क्योंकि अभी हम इंडिया के लोगों को जानते हैं बस, ठीक है। यवन, अमेरिका सुना है, जापान सुना है, नए देशों के नाम सुने ना, पुराने देशों के नाम तो हमने जाने नहीं है ना, उन लोगों के बारे में जाना है। अब एकदम से नया नया पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा, रटने की कोशिश करेंगे। तो हम आप लोगों को इस तरीके से समझा रहे हैं, बार बार नक्शा दिखाकर, मैप के द्वारा, ताकि रटना ना पड़े, ठीक है। 1 साल तक हम तैयारी कर रहे थे, हमको ये पता ही नहीं चला था यवन, यूनानी, अरब तो सब एक ही लगते थे, सब विदेशी हैं तो सब एक ही होंगे ना, एक ही तरफ से आए होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय हमने मैप से नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसीलिए आप लोगों को मैप के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। चलिए वापस आइए, इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, ठीक है, किसमें? गार्गी संहिता में। इसको क्लियर कर देते हैं। महाभाष्य, ठीक है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है, ठीक है। महाभाष्य से क्या पता चलता है? शुंग काल का, शुंग राजवंश का जो इतिहास है वो हमें किससे पता चलता है? महाभाष्य से, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है विदेशियों का विवरण। देखिए अभी हम रिपीट करा देते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे अभी? हम पढ़ रहे थे इतिहास। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, सॉरी, प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है? उसके 4 स्रोत हैं, ठीक है। धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिया, ऐतिहासिक ग्रंथ भी पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट। अब बात आती है विदेशियों के विवरण की, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अभी हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फिर शुरुआत करेंगे, कहाँ से? विदेशियों के विवरण से। तो इस चैनल से बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, ताकि जितनी भी हम वीडियो डालेंगे सब आपके पास आती जाए। और मन लगा कर पढ़िए, साल भर अगर आपने मेहनत करके पढ़ लिया, देखिए हम भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। हम चाहते हैं जो नॉलेज हमारे पास है वो हम आप लोगों को दें और आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगे, ठीक है। सब लोगों के सपने साकार हों, आप लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, पढ़ाई से घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और इसी तरीके से मन लगा कर पढ़िए। चलिए बाय बाय।